तो आप क्लाइमेट चेंज से कैसे लिंक्ड है? मैं पेशे से वकील हूँ, 24 साल से वकालत कर रही हूँ। जब मैं कह रही हूँ मैं वकालत करती हूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ एज अ लॉयर, अपीयर होती हूँ कोर्ट्स के सामने। आप कौन से वकील थे? कौन से? सिविल साइड पे मैंने प्रैक्टिस किया, हमेशा सर्विस मैटर स्पेशलाइज करती थी और मैं लीगल एड के पैनल पे भी थी हाई कोर्ट के। सो काफ़ी एरिया किया है। मैं बहुत सारे गवर्नमेंट पैनल्स पे थी। मैंने गवर्नमेंट की तरफ से भी लिटिगेशन किया है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए, और प्राइवेट लिटिगेशन दोनों किया है। जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था मुझे लगा नहीं 10 बजे तक बाहर रहूंगी तो कोई फायदा नहीं है, अभी थोड़ा छोटा है, मुझे और टाइम देना है इसको। तो मैंने सोचा कि लिटिगेशन में पॉसिबल नहीं है, तो मैंने एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया गुड 7-8 years टिल द टाइम माय सन ग्रू अप। और उसी ड्यूरेशन में मैंने PhD पिकअप करी। ओके। तो देयर आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू क्लाइमेट चेंज। सो माय PhD इज इन ट्रेडिशनल नॉलेज, अ टूल टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। तो मैंने, क्योंकि हम इंडिया से हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत स्टेपल चीज़ है जिसपे लोग इंटरनेशनली पेटेंट करा रहे हैं, और हम ये दूध में अगर हल्दी घोल के पी रहे हैं, हमें पता है इंटरनल हीलिंग होती है। क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज है। US इसको पेटेंट कराने दौड़ रहा है कि हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हल्दी। ठीक। तो मैंने एक एक्चुअली क्लास सेमिनार दिया था LLM के टाइम ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, जो हमें पता होता है पर आप जब डीप रिसर्च करो तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने फिर क्लाइमेट चेंज में PhD करी। उस ड्यूरेशन में मैंने अराउंड, अब तक मैं 65 आर्टिकल्स लिख चुकी हूँ, 10 से ज़्यादा चैप्टर, 7 से 8 बुक्स लिख चुकी हूँ कनेक्टेड टू दीज एरियाज। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया और मैंने बहुत रिसर्च करी क्योंकि मेरे पास उस टाइम था, जॉब में थी। तो दैट्स हाउ आई डेवलप्ड इंटरेस्ट एंड आई थॉट दिस इज माई कॉलिंग। बट आपने अभी जो PhD का टॉपिक बताया उसमें बोला कि एक तरह से अगर ब्रेक डाउन करूँ तो उसका मतलब होता है देसी नुस्खे ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऐसा? जो आपने हल्दी वाला एग्जांपल, मैं रिपीट करती हूँ, ट्रेडिशनल नॉलेज या टूल टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेते हैं। हल्दी तो मैंने इसलिए बोला है कॉमन आदमी को समझ आएगा। ट्रेडिशनल नॉलेज ये सिर्फ ये नहीं है। ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे प्लांटेशन के तरीके हैं, जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं, जिन्हें हम ट्राइबल्स कहते हैं इंडिया में, ऑफिशियली ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। उनको पता था कि कब सीजन चेंज होगा और अब ये वाली खेती होगी, और ये वाले सीजन में पिछले साल बाढ़ आई है तो मिट्टी की ये कंडीशन है, अगले साल ये वाली खेती नहीं हो पाएगी। हाँ। तो हम दूसरी करते हैं, या हम इस खेती वाले एरिया को मूव कर से छोड़ के उस जगह पे जाते हैं, वहां बाढ़ नहीं थी, वहां बेटर खेती होगी। ओके। ये नेचुरल ऑब्जर्वेशंस होती थी, ये कहीं लिख के तो नहीं थी, वो जनरेशन से पास हो रही है। उन्हें पता था कौन से पौधे से, उनके पास तो मेडिसिन नहीं थी एलोपैथिक, और वहां स्नेक भी काटते थे, उनको भी बीमारियां होती थी, तो वो कैसे ट्रीट करते थे? वो नेचर से चीजें उठाते थे क्योंकि उनकी जनरेशन से पता था कि ये वाला पौधा जहरीला है, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का, ठीक है, वो मिक्स करते थे। और जैसे आजकल हम डॉक्टर इंजीनियर हैं, उनकी विद इन द सोसाइटी ट्राइबल्स में ऐसे थे कि ये डॉक्टर है उसका, और इसको ये वाली चीजें पता है, इसको खेती का पता है। तो वो सब, वो दैट कम्स वेरी नेचुरली टू अस थ्रू जनरेशंस। वी हैव दैट नॉलेज। हमें उस पैसा नहीं खर्च करना, जिसे हम R&D कहते हैं इंग्लिश में, रिसर्च एंड डेवलप। हमें पैसा नहीं खर्च करना, हमें पता है वो सालों से। ओनली थिंग हम इतने वेस्टर्नाइज हो गए, हम वो भूल गए। तो मेरी वो PhD ये कहती है, उसमें मैंने बहुत एग्जांपल दिए नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। वो कंपैरेटिव है। कैसे? मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी है ऐसा, जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है, जिसे हम इंडिया में ट्राइबल कह रहे हैं, इंटरनेशनली UN लैंग्वेज में हम उसे इंडिजीनियस कम्युनिटीज कहते हैं, इंडिजीनियस पीपल। तो जो नेचर में जनरेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, ह्यूमंस एग्जिस्ट करते थे, एंड दे हैव अ वंडरफुल सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर। वो नेचर को जैसे डील करते थे, आप AC रूम में बैठ के रिसर्च करके नहीं कर सकते। आपकी बहुत मायोपिक लिमिटेड व्यू होगा, क्योंकि आप नेचर से पिक कर रहे हैं, लैब में बैठ के सिचुएशन क्रिएट करके समझ रहे हैं। वो तो जी के आ रहे हैं। ब्रिंग देम ऑन योर बोर्ड अलॉन्ग विद योर साइंटिफिक रिसर्च एंड इट विल बी डेडली। मतलब आपने उनके तरीके समझे कि अभी तक क्या करते हैं, और ये तो सबसे सस्टेनेबल तरीका है टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। हमने फॉसिल फ्यूल से एमिट तो कर दिया, क्लाइमेट चेंज इज हियर टू स्टे। तो आप उसको सिर्फ क्या कर सकते हो, एकदम फेज आउट तो नहीं कर सकते। आप उसको या तो मिटिगेट कर सकते हो या अडेप्ट कर सकते हो, या तो आप उसको कि भाई ये तो होना ही है, 3 महीने बारिश नहीं होगी, 1.5 महीने होगी, तो उस 1.5 महीने में मैं कौन सी चीजें रोटेशन पे लगाऊं कि मिट्टी उपजाऊ ही रहे, क्योंकि शायद अगले सीजन बाढ़ आने का मुझे लग रहा है, तो होगा ही नहीं मेरे पास वो प्लांटेशन। तो उस वाले सीजन में मैं क्या उगा लूं जो अगली रोटेशन पे। तो ये आप रिसर्च करेंगे बहुत साल लैब में, वो ये जी के आ रहे हैं
क्योंकि उन्होंने वो सीजन चेंज, हम और आप तो सिटी में रह रहे हैं, वो उसी एनवायरमेंट में रह रहे हैं। तो मेरा उसमें टेक ये था कि देयर इज ऑलरेडी अ लॉट विद देम। उनकी लैंग्वेज इश्यूज हैं, वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनकी लिमिटेशंस हैं। हम आज भी उन्हें रिजर्वेशन देते हैं। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, क्यों देते हैं ट्राइबल्स को रिजर्वेशन? जरूरत है उन्हें भाई? आप उन्हें मेन स्ट्रीम में कैसे लाएंगे? आप उन्हें वो कॉन्फिडेंस तो दीजिए कि आप हम में से एक हैं। जब तक उनके परिवारों का एक एक बच्चा आके हमारे और आपके बीच में पढ़ेगा नहीं, हमारे और आपके बीच में नौकरी नहीं करेगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि हम सब एक हैं? जब तक उसको, एक इंसान को दूसरे इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो अपनी चीजें शेयर नहीं करेगा ना। तो आप उनकी नॉलेज, वो आपको क्यों शेयर करेंगे? आप कल को कैप्चर करके उसकी मार्केट बना लेंगे। तो आप उनको भी तो राइट देंगे कि मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपका ट्रस्ट, हम ये ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, जो पैसा आएगा इस ट्रस्ट में जाएगा, वो आपकी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए होगा। वो कम्युनिटी राइट है, वो इंडिविजुअल राइट नहीं होता। ट्रेडिशनल नॉलेज हम अभी भी इंटरनेशनली स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे कॉपी राइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, वो रजिस्टर कराओ 20 साल में मार्केट में, 10 साल में मार्केट में, 5 साल में लाइसेंस लो। ट्रेडिशनल नॉलेज आप मार्केट कर दोगे कैसे? एक कम्युनिटी की 10 जनरेशन वही करती आ रही है, आपने उससे ले लिया आज, और 20 साल बाद आप कहते हो कोई भी कॉपी करके बेचो, और उस बेचारी कम्युनिटी को क्या फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये तो कम्युनिटी राइट है ना, तो मुझे उनको कम्युनिटी राइट लीगली देना चाहिए। जो आपको ताज्जुब होगा जानकर, आज भी इंटरनेशनली एक भी ट्रीटी नहीं है जो ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोटेक्ट करती हो लीगली बाइंडिंग। 20 साल से यूनाइटेड नेशन की बॉडी कोशिश कर रही है फोकलोर और ट्रेडिशनल नॉलेज पे एक ट्रीटी लाने के लिए। तो मेरी पीएचडी कहती है कि इंडिया में इतनी ज्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज है, हम अपनी लेजिस्लेशन आज तक क्यों नहीं ला पा रहे? पार्लियामेंट में आई है ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, पास नहीं हो रही है। हम क्यों उस कम्युनिटी को राइट नहीं दे रहे? और वो हमारी बेटरमेंट के लिए, हम सबकी बेटरमेंट के लिए। तो आपने जब इसको पढ़ा, ऐसे कौन से फैक्ट्स आपके दिमाग में या वहाँ पर स्टडी में है कि जो आपके लिए बहुत नए थे कि ये इशू है और एज पर दिस स्टडी? नया यही था शुभम, जो मैंने कहा कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि इंटरनेशनली आज भी एज अ लॉयर मैं समझने की कोशिश कर रही थी, कोई लीगली बाइंडिंग मतलब जो कंट्री साइन कर दे वो ट्रीटी, वो कहे कि भाई मैं ये जो ट्रीटी में लिखा है ये सब मानता हूँ और अपनी कंट्री में जाके इसका लॉ बनाऊंगा, वो इंटरनेशनली नहीं है। तो मेरा टेक ये था कि मेजोरिटी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज कहाँ एग्जिस्ट करती है आप बताओ, वर्ल्ड ओवर ग्लोबली? अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, इंडिया में बहुत है बायोडाइवर्सिटी। इफ यू टॉक अबाउट ईस्टर्न स्टेट्स, झारखंड है, इंडिया में बहुत जगह है, एशिया अफ्रीका में है, और आप वेस्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोटेक्ट करेगा? क्यों भाई, उनके लिए तो ओपन मार्केट है, आएंगे टूरिज्म के लिए, आएंगे उठाएंगे, लेके जाके वहाँ क्रिएट करके मार्केट कर देंगे। कुछ ऐसा किया उन्होंने? बहुत सारा, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। पेटेंट, इंडियन गवर्नमेंट कितनी बार जा जाके वहाँ पे पेटेंट ऑफिस में गुहार लगाई है कि भाई ये हमारा है, ये हमारा है। आप अपने पुराने इंस्क्रिप्शंस दिखा रहे हैं, अपनी पुरानी मनुस्मृतियां उठा उठा के ले जाके दिखा रहे हैं पेटेंट ऑफिस में, भैया ये मेरी है। क्यों करना पड़ रहा है आपको? दूसरों के आगे हाथ जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि आपने अपने देश में लॉ नहीं बना रखा है। नहीं बना रही दुनिया लॉ, मत बनाओ ना, आप बनाओ कि ये मेरी ट्रेडिशनल नॉलेज है, मेरी ज्योग्राफी में ये प्रोटेक्टेड है, ये कम्युनिटी प्रोटेक्टेड है, और अगर कोई लेके जाता है नेशनली इंटरनेशनली, दे आर लाइबल टू दिस। कोई इस कम्युनिटी से नेशनली इंटरनेशनली इंटरेक्ट कर रहा है और यूटिलाइज कर रहा है, मार्केट कर रहा है, या उन्हें लार्जर लेवल पे यूटिलाइज कर रहा है, तो इस कम्युनिटी को बेनिफिट कैसे मिलेगा? मैंने उसमें अपना एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बनाई है ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने की, पूरा उसमें डिफाइन किया ट्रेडिशनल नॉलेज, कम्युनिटीज डिफाइन किए हैं, उनके राइट्स डिफाइन किए। और ये कहाँ तक गया? मैंने ड्राफ्ट किया, दैट वाज पार्ट ऑफ माय पीएचडी रिसर्च। जैसे कि मैंने कहा पार्लियामेंट में ऑलरेडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बारी 100% पर 2 बारी ड्राफ्ट आए हैं फॉर क्रिएटिंग अ ट्रेडिशनल नॉलेज स्पेसिफिक एक्ट, जो आज भी नहीं है। तो पास क्यों नहीं होता? समझ नहीं है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको कितना पता था? नहीं था। कॉमन मैन की बात कर रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी। मेरे को कितना पता था जब मैं रिसर्च कर रही थी? आई वॉज पैशनेट, मुझे पता था बेसिक, बट जब मैंने पढ़ा, हम उसे ट्रेडिशनल नॉलेज में भी, अगर हम एनवायरनमेंट और क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं TEK, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। एक तो ट्रेडिशनल नॉलेज बड़ा बुके है, ठीक है, बहुत बड़ा, एक बड़ी बास्केट है, उसमें इम्पोर्टेंट, उसमें क्या क्या अलग चीजें हो सकती हैं? उसमें मेडिसिनल नॉलेज हो सकती है, डे टू डे स्टेपल नॉलेज हो सकती है, यूटिलाइजिंग द वुड हो सकती है, यूटिलाइजिंग द वेस्ट हो सकता है, सस्टेनेबल
तरीके होते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक और क्या चीज़ है, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, दैट इज एग्रीकल्चरली नेचर की क्या क्या चीज़ें आप यूटिलाइज कर रहे हैं। गांधी जी ने बहुत अच्छे से कहा था, वो नेचर हैज इनफ फॉर आवर नीड्स नॉट फॉर आवर ग्रीड्स। हम ग्रीडी हो गए हैं, हम सिर्फ ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं वापस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जैसे आप लोग ऐसे इंटरनेशनल फोरम में जाते हैं और आपका प्रोफाइल में बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम, बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन एज ए सिटीजन ये होगा कि आप इंटरनेशनल लेवल्स पे फोरम में जब जाते हैं, पेपर वर्क हम करते हैं कि हम ये बना रहे हैं, ये होना चाहिए, तो वो यहाँ पर आके रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता ग्राउंड पे? फॉर एग्जांपल जब बहुत ज़्यादा दिल्ली में पोल्यूशन होता है तब हम जाके डिबेट्स करते हैं या पेपर साइन कर रहे हैं, बट उनका इम्पैक्ट ग्राउंड में क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होता है शुभम। ये इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो गए हैं अब। वी हैव टेकन ओवर चाइना। ओके, दोज हु डोंट नो, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एज वेल। We have our own political, sociological and very many challenges. तो ये बहुत मायोपिक व्यू होता है कहना कि ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राउंड पे दिखती हैं। बहुत बेसिक सी चीज कहूंगी, जब मैं बड़ी हो रही थी तो बल्ब था, ट्यूबलाइट एक ही स्टाइल की थी। अब ये बहुत रीसेंट चेंज है जो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया, हम LED कहते हैं। LED emits less, it consumes less electricity, it emits less of emission. It is because India is committed to switching to better electricity, more sustainable in near future, and India has worked towards it. जो आप NCR की बात कर रहे हैं, NCR स्पेसिफिक है कि वो क्या बोलते हैं उसे, पराली जलती है, पॉल्यूशन होता है। इस साल कितना देखा आपने? अभी में होना शुरू होगा। नॉट रियली, वो बाय ना होता है। अभी आपको स्मॉग दिख रहा होता है, नहीं है। वो पॉलिटिकल इशू है, वो एनवायरनमेंट से ज्यादा पॉलिटिकल इशू है। क्योंकि जब हम पराली जलने की बात करते हैं NCR में, तो NCR इस क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन। वो 3 स्टेट की बात होती है। गुरुग्राम इज इन हरियाणा, नोएडा इज इन उत्तर प्रदेश एंड NCT इज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी, अ कैपिटल ऑफ द कंट्री, and all 3 of them has a separate governments running, and they have their own issue because they have their own commitments in their home states. Okay. अगर वो 3 अलग पार्टियां हैं तो there has to be a clash, क्योंकि मैं अपने रिसोर्सेज आपका पोल्यूशन कम करने के लिए नहीं लगाऊंगा, मैं अपने रिसोर्सेज यहाँ लगाऊंगा। That is not about environment and climate change, it is more about resource distribution and political conflict in certain situations, which was very bad for few years, but for me I'll say थोड़ा सा reduce हुआ है because of lot of आपके जैसे लोगों ने जिन बात रेज करी, बहुत सारे मीडिया में बात हुई और लगातार और बार बार हुई, क्योंकि यहाँ आपके मेरे हम सबकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है और एडवर्सली कर रहा है। तो ये बात समझ आई। इसका एक सस्टेनेबल तरीका है, उसमें गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना है। पराली जलती है, मेरी पैदाइश दिल्ली की है, मैं इतने साल से दिल्ली में हूँ, मैंने कभी ये इशू फेस नहीं किया था। ये बहुत रीसेंट है, मेरे को पता ही नहीं था ये क्या, किस तरीके का स्मॉग क्या चीज होती है। मुझे जब पहली बार हुआ स्मॉग है तो मुझे गूगल करना पड़ा कि भाई क्या है स्मोक एंड फॉग इज स्मॉग, दैट्स अ मिक्स ऑफ। तो ये डेंस हो जाता है। वो फॉग तो बचपन से देखती आ रही थी क्योंकि दिल्ली में ठंड अच्छी होती है जब होती है, पर वो आपको इनहेल में डिफिकल्टी नहीं करता था स्मॉग, ये इनहेलिंग में डिफिकल्टी करता है, आप ब्रीद इन करते हो तो क्योंकि स्मोक है। अब इसको आप पराली को जलाना कैसे कम कर सकते हो? पराली होती क्या चीज है बेसिकली, जो लेफ्ट ओवर है, एग्रीकल्चरल लेफ्ट ओवर, जो धान वान कट गया, जो भी चीजें कट गई, उसके बाद लेफ्ट ओवर है, किसान क्या करेगा उसका इतने सारे का? गवर्नमेंट को फैसिलिटी देनी चाहिए कि गवर्नमेंट वो उठा के उनको पैसे दे दे, या उनको ये बता दे कि इस जगह पे गवर्नमेंट का थ्रो अवे जोन है, वहां दे, और गवर्नमेंट उसको इक्विपमेंट्स होते हैं, आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं, उसको बर्न इस तरीके से कर सकते हैं जो सस्टेनेबल हो, विच विल नॉट एमिट, एंड इट कैन बी यूटिलाइज एज वेल। वो सड़कों में सीमेंट के साथ इस्तेमाल होता है और बहुत सारे सस्टेनेबल तरीके से आजकल यूटिलाइज हो रहा है।
ठीक है, तो गवर्नमेंट को थोड़े से इनिशिएटिव ज्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो कॉमन मैन के लिए नहीं है, वो महंगी टेक्नोलॉजी है। जो मैंने बहुत शुरू में कहा, इट्स जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, चाहे वो सोलर इक्विपमेंट्स है, चाहे विंड इक्विपमेंट्स है, वो कम है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है, तो वो महंगे हैं अभी। उस पर ज्यादा फंडिंग की जरूरत है, ज्यादा लोग मार्केट में एमएसएमई को एनकरेज करने की जरूरत है, ताकि वो इक्विपमेंट ज्यादा क्रिएट हो, उस तरीके की चीजें सस्ती हो। तो इसी से आपको लगता है कि ये जो हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज या इन सबको रोकने की, एडवर्स इफेक्ट्स रोकने की, ये महंगे शौक है? महंगे शौक नहीं है। महंगा शौक तो हमारा होता है कि हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे थे, खूब डेवलपमेंट करी, फैक्ट्रियां लगाओ, धुआं एमिट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बैंड बजा दो, एनवायरनमेंट की देखी जाएगी। वो सर्कल है, वो साइकोलॉजी है हमारी ह्यूमन बींग्स की। प्लंडर एंड देन टेक अ स्टेप बैक, हो ये गलत हो गया, अब चलो इसको ठीक करते हैं। तो कोई भी चीज गलत करके ठीक करना, आप कुछ चीज पेपर पे लिखते हो और वो गलत हो जाती है, तो रब करते हो तो उसका इम्पैक्ट होता है। पेंसिल से लिख रहे हो तो रब करते हो, तो और उसके ऊपर दोबारा लिखने में मेहनत लगती है, आपका रब करने में टाइम जाता है, और उसके ऊपर लिखते हो नीचे प्रिंट रहता है। मैं क्या पॉइंट करने की कोशिश करूँ कि पहले आप खराब करो और फिर आप ठीक करो, तो उसमें पैसा खर्च होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो हम गलत कर चुके हैं उसको हम बदल नहीं सकते। जो पॉल्यूशन ऑलरेडी है, जो टेम्परेचर राइज है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसको हम डील करना आना चाहिए, और गोइंग फॉरवर्ड और रिड्यूस करो। पहले तो रिड्यूस करो ताकि यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचो, और जो यहाँ पे ऑलरेडी हो उसको सस्टेन करने के लिए हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए, जो फिलहाल महंगी है, इसलिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फंडिंग की ज्यादा जरूरत है। दूसरा एक चीज कहते हैं, जो मैं बोल रही थी, वेस्ट के पास है, वो ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं, उनके पास बहुत सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है। मैं इंटरनेशनली बहुत जानती हूँ, वो बहुत, क्योंकि वो छोटी कंट्रीज में है, तो वो बहुत मेजोरिटी ऑफ सिटीजन बहुत सारी कंट्री में, जर्मनी जैसी कंट्री में भी साइकिलिंग करते हैं नॉर्मल रूटीन ऑफिस गोइंग के लिए। आपको बिग सिटीज में, बर्लिन जैसी सिटी में आपको फिर भी दिखेगा पॉल्यूशन ज्यादा, आउटस्कर्ट्स में जाएंगे कम दिखेगा, बहुत कम दिखेगा, क्योंकि मोस्टली लोग सस्टेनेबल उसमें हैं। तो उनके पास वो पैसा था और वो रिसर्च थी, वो टाइम था, वो कर पाए। एक चीज हम इंटरनेशनल सिनेरियो में कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जनरली ये नोन फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है, कि हु पॉल्यूटेड मोर, द वेस्ट। दे डेवलप्ड फास्टर देन अस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एवरीवन केम देयर वेरी क्विक, सो दे एमिटेड मोर देन व्हाट वी हैव एमिटेड। बिल्कुल ठीक। अब वो हमें एक ज्ञान दे कि आप एमिशन बंद कर दो, नहीं करेंगे, क्योंकि हम कर नहीं सकते, हमें भी डेवलप होना है एक सर्टेन लेवल और सरवाइव करना है। तो आपने जो अपने हिस्से की, जो 20 साल में आपने खर्च करनी थी, आप वो 10 साल में कर चुके हो, तो आप नीचे लाओ अपनी, और आपने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है उसे ट्रांसफर करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू कंट्रीज हु आर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड। आप यूएन की लैंग्वेज में, जो भी ग्रो कर रही है या बहुत कम है, तो आप अफ्रीका से एक्सपेक्ट करो वो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा? नहीं कर सकता। ठीक है, मैं एक जर्मन एनजीओ से एसोसिएटेड हूँ, एलजोजोफी। हम यही काम करते हैं, हम अभी इथोपिया में मेजरली कर रहे हैं, वहाँ गवर्नमेंट के साथ भी कोलैब कर रहे हैं। वहाँ स्कूल और कॉलेजों को जो इंटरेस्टेड है उनको सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं, स्कूल सस्टेनेबल हो जाए, बच्चों को नॉलेज देते हैं और उनको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ देते हैं। हम टेक्निकल पीपल से एसोसिएट करा देते हैं जिनको वो डेवलप करनी आती है टेक्नोलॉजी, कि आप बारिश हो रही है तो उसके पानी को कैसे यूटिलाइज कर लेंगे। आप सनलाइट, अफ्रीका में गर्मी बहुत है, को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना आपके स्कूल की बिजली कैसे निकाल लेंगे। तो यही काम आप इंडिया में भी कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट है जो जर्मन में रजिस्टर्ड है, और हम अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में मेजरली काम कर रहे हैं, इथोपिया में टू बिगिन में। हमने अडॉप्ट किया है यूनेस्को का एक प्रोग्राम, यूनेस्को हैड ग्रीन अकेडमीज। वो यही था कि लोगों को हैंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन दो, जो मैं आपको कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी हैंड्स ऑन, आपको और मेरे को डे टू डे पता होना चाहिए ना, कि मैं क्या रिड्यूस कर लूँ और क्या कर सकती हूँ। और अब जब मैं अफ्रीका की बात कर रही हूँ, एशिया की, तो ये सब ट्राइबल कम्युनिटीज ही तो है, मोस्टली नेचर में रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ देम, उनके परिवारों में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो हम उसमें हेल्प कर रहे हैं उन्हें, कि उनको इतना हेल्प कर दो, उन्होंने टेक्नोलॉजी जितनी हमारी फंडिंग जितनी हम मैनेज कर पा रहे हैं वो दे दो, और टेक्निकली साउंड लो,
जो स्पेशलाइज करते हैं वो उनको हेल्प कर दें, बता दें, वो इक्विपमेंट समझा दें, उनके ऑपरेशन समझा दें, उन्हें क्रिएट करना समझा दें, एंड देन वी वॉक आउट एंड लेट देम बी सस्टेनेबल, लेट देम लिव। डू यू थिंक कि ये वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में कारगर होगा? होगा, हर जगह होगा, क्योंकि पर उसके लिए पैसा चाहिए। नहीं, फिर भी सपोज आ गया तो अभी तक तो मेंटेलिटी लोगों की है ना कि सपोज 100% कोई चीज़ है, जब तक वो पूरी खत्म ना हो जाए तब तक हम सोचेंगे। वो पर्सपेक्टिव की बात है, वो बदलेगा। शुभम, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, गुरुग्राम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत जगह मैं जानती हूँ, और दिल्ली में भी, जो इंडिपेंडेंटली दोज हु कैन अफोर्ड, उन्होंने अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाए हुए हैं, ठीक है, और वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपने घर की पूरी कोठी की उससे यूज कर रहे हैं। सोलर सिस्टम इतना महंगा क्यों है? डिमांड एंड सप्लाई, वो टेक्नोलॉजी है। फंडिंग, मार्केट में उतना पैसा उस चीज पे छोड़ना पड़ेगा और लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा, जो ये गवर्नमेंट कर रही है, काफी अच्छे से कर रही है। मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें सस्टेनेबल लेवल पे आई हैं। फिर मैं वो कहूंगी कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मेरे को नहीं पता चलती कि यार ये हो भी रहा है कि नहीं, फालतू बकवास है, वो हो रहा है। आप बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट पे देखिए, गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के, जो मेक इन इंडिया के लिए फंडिंग कर रही है गवर्नमेंट, और वो छोटी जगहों पे लोग कर रहे हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है। पर हम इतना बड़ा देश है, वो दिखने में और वो स्प्रेड करने में समय लगेगा। हाँ, बट मैम जैसे मैंने ये बोला था, जैसे आपने बोला था 2030 का टारगेट होता है एसडीजी का, बट हमने उसके नजदीक भी नहीं पहुंचे हैं हम, तो मतलब ग्लोबली इंडिया का तो शायद टारगेट 35। इंडिया, आई विल से, यू कैन चेक एंड वेरीफाई द फैक्ट्स, और जो भी सुन भी रहे हैं, इंडिया स्टिल इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन वट एवर कमिटमेंट्स वी हैव डन। उसमें एक चीज है, कॉप में हम बोलते हैं एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। आप कैसे रिड्यूस कर रहे हैं और आप मिटिगेशन अडेप्टेशन के क्या मेथड यूज कर रहे हैं। तो इंडिया इज डिटरमाइंड टू गोइंग फॉरवर्ड, स्विचिंग टू फॉर आवर एनर्जी नीड्स, स्विचिंग टू सोलर एंड विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। और इंडिया बहुत कुछ कर रही है, बट वो टाइम लगता है दिखने में, वो इम्पैक्ट फील होने में, क्योंकि हम बहुत बड़ा देश है, वो डे टू डे लाइफ में कॉमन मैन को फील होने में टाइम लगेगा। पर कुछ छोटी, कोई भी बहुत बड़ी चीज करनी होती है आपको, तो किसी छोटी जगह पे शुरू होते हैं, वहां आप इम्पैक्ट देखते हैं और तब उसको स्प्रेड करते हैं। तो इंडिया में ऑलरेडी वो काम हो रहे हैं, वो हमें दिखता नहीं। इंडिया में आप गुजरात की साइड जाइए, वहां विंड एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है, एलईडी पे मेजरली काम हो रहा है, उस पर फंडिंग है। तो मैं कह रही हूँ, बहुत मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे सस्टेनेबल तरीकों के लिए गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। आप आगे आइए, गवर्नमेंट इज मोर देन विलिंग टू हेल्प यू। सो वो है, बट बहुत बड़ी ज्योग्राफी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होने के अपने चैलेंजेस हैं। वो मेजरली एट अ नेशनल लेवल के इतना हो कि 60% होगा तो दिखेगा, तब नोटिसेबली दिखेगा कि आपकी मेरी जिंदगी में वो रेगुलरली हो रहा है। जो आपने कहा कि ये महंगा क्यों है, क्योंकि अभी कम है। उसी के लिए हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज्यादा चाहिए, उसके इक्विपमेंट्स कोई हमें बाहर से आ जाए। गेटिंग इट, आप सस्टेनेबल है, इंडिया बहुत चीजें क्रिएट कर रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है। तो इट्स एन ओवरऑल डेवलपमेंटल प्रोसेस वेयर एज अ पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंटल प्रोसेस एज अ नेशन you keep picking the blocks where you can be sustainable in your creation. Okay. Which we are doing it bit by bit, and internationally our progression is good. I am happy to share कि NDC में इंडिया ने पहले ही ट्रेडिशनल नॉलेज को पुट कर दिया था, बहुत पहले। बहुत अफर्मेटिवली लिखा है कि वी विल टेक अप गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज मेथड जो हमारा पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड लिविंग है डे टू डे लाइफ का, वो हम ब्रिंग इन करेंगे टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज और एमिट कम करेंगे। तो अगर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड सोलर, विंड और वो ज्यादा कर रहा है, एलईडी जैसी चीजें, तो हम बाय डिफॉल्ट अपना एमिशन रिड्यूस करें, जो आपको ओवरनाइट नहीं दिखेगा।